हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज का टॉपिक है क्रूएल्टी से रिलेटेड कि हमारे जो लॉ है इंडियन लॉ में क्रूएल्टी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्रूएल्टी दो तरह की होती है, एक मेंटल क्रूएल्टी होती है और एक फिजिकल क्रूएल्टी होती है। मेंटल से मतलब होता है किसी को मानसिक तौर पर या मानसिक तरीके से उसको टॉर्चर करना या उसे परेशान करना, किसी भी तरह से हो सकती है। और इसमें कोई भी हो सकता है, एक कॉमन पर्सन भी हो सकता है या कोई रिलेशन में भी हो सकता है, जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को, हस्बैंड करे वाइफ को या वाइफ करे हस्बैंड को क्रूएल्टी करे, दोनों में से कोई भी हो तो वो मेंटल क्रूएल्टी भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। तो मेंटल से रिलेटेड वो होती है जो हम मानसिक तौर पर किसी को, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देता है, टॉर्चर करता है। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें क्रूएल्टी जैसे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं क्रूएल्टी के, कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो किसी भी पब्लिक ऑफिसर जो होता है या पुलिस ऑफिसर जो होता है उसके ऊपर ड्यूटी होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब एविडेंस कलेक्ट करने की, और साथ ही साथ जो विटनेस होते हैं या जो आई विटनेस हो या कैसे भी विटनेस हो उन लोगों से जो है उन लोगों से सही बात या करेक्ट इंफॉर्मेशन निकालने की। तो उस दौरान भी काफ़ी तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, मेंटल फिजिकल दोनों तरह की हो सकती है। उसमें जो क्रुएल्टी है वो हो सकती है, जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप बेस्ड भी हो सकती है, या कोई नेबर भी होते हैं तो उनमें भी एक दूसरे के बीच में कोई बात नहीं बनती, किसी भी बात को लेकर अगर कोई मतभेद होता है तो उसमें वो भी कई बार क्रूएल्टी के केसेस हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको डेफिनेशन पार्ट देखते हैं कि क्रूएल्टी से मतलब क्या है। एक कॉमन लैंग्वेज में तो मैंने अभी बताई, लेकिन अब लॉ लैंग्वेज में क्या है ये हम देखते हैं। जैसे टॉर्चर डिफाइंड एज एनी एक्ट दैट कॉजेज सिवियर पेन। जो क्रुएल्टी है या टॉर्चर करना जो होता है उसमें डेफिनेशन में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम जो कॉज करता है, जो सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा बुरा वाला दर्द या पेन पैदा करे और सफरिंग दे या परेशानी उत्पन्न करे, तो उसे जो है क्रुएल्टी कहते हैं या उसे टॉर्चर करना कहते हैं। वेदर इट विल बी फिजिकल और मेंटल, ये दोनों में से कोई भी तरीके की हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। फिर इसके बाद इट हैज़ इज एन इंटेंशन दैट विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन ए पर्सन फॉर सच पर्पसेस सच एज ऑब्टेनिंग फ्रॉम हिम और फ्रॉम ए थर्ड इंडिविजुअल और ए कन्फेशन। मतलब ये होता है, इसका मकसद जो होता है, किसी को भी जो रीज़न होता है किसी को भी क्रूएल्टी देने का या किसी को भी टॉर्चर करने का, वो ये होता है कि या तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए या उस पर कोई किसी तरह का प्रभाव बनाया जाए जिससे कि अपनी बात मनवा ली जाए। ठीक है, it must be inflicted by or at the instigation or acquiescence of the public official or other person acting in an official duty या कैपेसिटी। ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई पर्सन है, जैसे पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो ज़्यादातर केस में क्रूएल्टी के केस काफ़ी होते हैं या टॉर्चर करना काफ़ी होता है। जैसे पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करने के काफ़ी मतलब चांसेस रहते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो कन्विक्ट होता है, जो एक्यूज़ होता है, उससे बात निकालने के लिए या सही बात जानने के लिए उसे टॉर्चर करा जाता है। तो फिर वो किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है और कोई पब्लिक ऑफिसर भी हो सकता है। ठीक है, द प्रोबेशन, इसका मेन जो इंटेंशन होता है कोई बात मनवाने से होता है, कि अपनी बात मनवाना या किसी ऐसे प्रभाव में या उसके ऊपर एक्सप्रेशन जमाना या एक्सप्रेशन अपना या डर पैदा करना। ठीक है, जिससे कि वो उसकी बात मान ले। The prohibition against the torture under international law applies to different measures. इंटरनेशनल लेवल पे भी जो प्रोहिबिशन होते हैं उनके काफ़ी डिफरेंट तरीके के मीज़र्स देखे जाते हैं टॉर्चर करने के। फॉर एग्जांपल द बीटिंग ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, तो मतलब पैरों की जो होता है, जो पब्लिक ऑफिसर ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब टॉर्चर करते हैं तो पैरों के जो फीट होता है, फीट के नीचे का जो हिस्सा होता है उस पर क्या करना है, सोल ऑफ द फीट, उस पर क्या करना है, मारते हैं। या बीटिंग मतलब मारने से होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जा सकता है अप्लाइड टू जेनिटल्स एंड निपल्स, रेप, नियर ड्रॉइंग थ्रो सबमर्शन इन वाटर, या पानी में डाल दिया जाता है या करंट दिया जाता है।
या रेप भी किया जाता है। कई बार रेप केसेस भी देखे जाते हैं कि टॉर्चर करने के दौरान रेप भी किया जा सकता है किसी फीमेल के साथ, और मेल को फिजिकली भी परेशान किया जा सकता है। ऐसा भी कई केस आते हैं, सामने आए हैं। नियर समथिंग बाय प्लास्टिक बैग्स टाइड अराउंड द हेड, और या फिर उसका प्लास्टिक बैग में उसको सर को उसका बंद कर दिया जाए। बर्निंग या जलाने का धमकी दी जाए उसे। वाइपिंग नीडल्स इंसर्टेड अंडर फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स में जो है नीडल्स या सुई वगैरह चुभाना या इस तरह की नुकीली चीज़ चुभाना। मल्टीलेशन, हैंगिंग बाय फीट के से उल्टा लटका देना। और हैंड्स फॉर प्रोलॉन्ग्स पीरियड, और मतलब प्रोलॉन्ग्स पीरियड मतलब अनिश्चित काल के लिए उसके साथ ऐसा किया जा सकता है। द इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो प्रोहिबिट्स मिस ट्रीटमेंट, जो इंटरनेशनल लॉ है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो इनके अगेंस्ट है, वो इन्हें मना करते हैं मिस ट्रीट करने के लिए या मिस ट्रीटमेंट के लिए। ये मिस ट्रीटमेंट कहलाता है दैट डज नॉट मीट द डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन पार्ट में नहीं कह सकते इसको, मतलब सही नहीं माना गया है इंटरनेशनल लॉ में या ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है। देयर हैव सर्टेन लॉज इन इंडिया टू प्रिवेंट मेंटल टॉर्चर एंड क्रुएल्टी अगेंस्ट द पीपल। इंडियन लॉ काफ़ी सारे हैं जिसमें टॉर्चर करना या क्रुएल्टी करना किसी भी पर्सन के अगेंस्ट वो मना किया गया है। सम ऑफ देम वो हम अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सेक्शन 324 बात करता है इंडियन पिनल कोड, वो बात करता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। डेंजरस वेपन्स या मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ से वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट करना, जानबूझकर किसी को मारना या उसको हानि पहुंचाना। हु एवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 334 भी बात करता है इसके बारे में ही। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट की बात करता है जो शूट करने से है, या तो शूटिंग करना, स्टैबिंग करना और कटिंग करना। स्टैबिंग मतलब कोई चीज़ चुभाना, और कटिंग करना या किसी चीज़ से धारदार हथियार से या किसी चीज़ से उसके कट बना देना। और एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर्स इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज वेपन ऑफ ऑफेंस, जो कि एक वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है। इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, किसी की डेथ कॉज करने के लिए। और बाई मीन्स ऑफ फायर, या फायर करने। और एनी हीटेड सब्सटेंस, और इसके अलावा भी कोई और सा सब्सटेंस हो सकता है। और बाई मीन्स ऑफ एनी पॉइजन, या किसी पॉइजन को देना। ये सेक्शन 334 आईपीसी का बोलता है। जो ये मीजर्स हैं इनके बारे में कि क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, वो इनके बारे में बात करता है कि पॉइजन भी दिया जा सकता है। और एनी कोरोसिव सब्सटेंस, और भी इस तरह का खतरनाक सब्सटेंस हो सकता है। और बाई मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस भी हो सकता है इसमें। और बाई मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इट इज़ डिलीटीरियस टू द ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट कर सके। टू इनहेल, उसे इनहेल करने के लिए। टू शोलो और टू रिसीव इनटू द ब्लड, या ब्लड रिसीव करने में मतलब ब्लड बह जाए जिससे। और बाई मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या किसी एनिमल के द्वारा भी करवाया जा सकता है। टॉर्चर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। इसमें जो ऐसा करेगा उसके लिए 3 साल की सज़ा दी गई है। सेक्शन 324 वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट के बारे में जो है एक डेफिनेशन देती है कि किस तरह से हर्ट किया जा सकता है। और सेक्शन 334 जो है आईपीसी का, वो बात करता है टूल्स के बारे में कि किस किस टूल्स के द्वारा किसी को क्रुएल्टी दी जा सकती है, या किसी को जो है मेंटल या फिजिकल क्रुएल्टी या टॉर्चर किया जा सकता है, उसके बारे में बात करता है। और साथ ही साथ इसमें पनिशमेंट भी दिया गया कि अगर कोई पर्सन इस तरह का क्राइम करेगा तो उसे 3 साल की सज़ा और 3 years पनिशमेंट दिया जा सकता है, और उसे बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद जैसे हिंदू लॉ में हमारे सेक्शन 13 बात करता है उसकी डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स के केसेस में भी काफ़ी बार क्रुएल्टी का मैटर उठता है कि क्रुएल्टी की गई है।
उसमें हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब उसकी बात नहीं है। जो भी जिस तरह का केस होता है, कहीं मतलब केस वाइज डिपेंड करता है कि किसने क्रूएल्टी की। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों में से कोई सी भी तरह की हो सकती है या दोनों हो सकती है, ठीक है। एनी मैरिज सोलमेनाइज्ड, जब कोई शादी होती है उसके बाद वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उससे जो एक्ट है हमारा हिंदू लॉ, उससे पहले या बाद में, मे और ए पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, मतलब शादी चाहे इस लॉ जो हमारा हिंदू लॉ है 1956 का, उससे पहले की हुई भी हो या बाद में हुई हो, तो उसमें जो है पिटीशन फाइल की जा सकती है किसी के भी द्वारा, हस्बैंड या वाइफ जिसमें से भी, जिसके साथ भी क्रूअल्टी हुई है वो फाइल कर सकता है। बी डिजॉल्व बाय ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स, वो डाइवोर्स डिग्री फाइल कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी, मतलब ये एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का, क्रूअल्टी जो है या टॉर्चर करना एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। तो इसमें से हस्बैंड या वाइफ कोई भी इसे रिट पिटीशन या पिटीशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स के लिए। फिर सेक्शन 16 क्लॉज 1 बात करता है, हैज़ आफ्टर द सोलमेनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, ठीक है। इस तरह से मतलब टॉर्चर करना है। हैज़ आफ्टर द सोलमेनाइजेशन ऑफ द मैरिज, शादी के बाद ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूअल्टी, क्रूअल्टी उसके साथ मतलब उसे ट्रीट किया जा रहा है। 16 क्लॉज 1A बात करता है इसके बारे में। सेक्शन 16 क्लॉज 1B बात करता है, हैज़ डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो है पीरियड दे दिया है नॉट लेस देन 2 years, ठीक है, इतने टाइम हो गया हो क्रूएल्टी होते हुए। फिर इसके बाद इसका जो सेक्शन 16 का क्लॉज 2 बात करता है, हैज़ सीज टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, कन्वर्जन के द्वारा भी क्रूएल्टी किया जा सकता है या टॉर्चर किया जा सकता है कन्वर्जन करवा कर। फिर सेक्शन 17 क्लॉज 3 बात करता है, हैज़ बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड है मतलब क्रूएल्टी करते करते उसको अनसाउंड माइंड कर दिया गया, और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, या किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो गया है क्रूएल्टी की वजह से या टॉर्चर करने की वजह से, ऑफ सच ए काइंड and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent, मतलब इस तरह की क्रूएल्टी की गई कि वो नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि इसको मेंटल डिसऑर्डर से मतलब यहाँ क्या बात की जा रही है। तो मेंटल डिसऑर्डर से मतलब होता है मेंटल इलनेस, ठीक है, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड होना, फिजिकोपैथिक डिसऑर्डर होना, और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इंक्लूड्स सिनोफिरेनिया, ये इस तरह की मतलब अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है क्रूएल्टी की वजह से कर रहा है तो उसके ऊपर जो है क्रूएल्टी के चार्जेस फ्रेम होंगे, ठीक है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से बता रही हूँ मैं, इसमें मेंटल डिसऑर्डर के बारे में क्या बात कही जा रही, इसे एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा। वैसे इसका मीनिंग यही होगा, कहीं पे भी अगर मेंटल क्रूएल्टी होगी तो ये जैसे मेंटल क्रूएल्टी से मतलब यही होगा किसी भी लॉ में, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है फिजिकोपैथिक डिसऑर्डर के बारे में, इसको मतलब इसको क्लियर करती है कि क्या होता है। फिजिकोपैथिक डिसऑर्डर होता है मीन्स ए परसिस्टेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, मतलब वो कभी तो ठीक तरीके से बिहेव करता है और कभी कभी क्या होता है उसके मेंटल डिसऑर्डर जो है बढ़ जाता है, वो नॉर्मल मतलब पूरी तरह से कंटिन्यू लाइफ नहीं जी पा रहा, विच रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटी एग्रेसिव और सीरियसली, मतलब ये बहुत कभी एग्रेसिव हो जाता है या सीरियसली इरेस्पॉन्सिबल हो जाता है, कंडक्ट करता है ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी के लिए, एंड वेदर और नॉट इट रिक्वायर्स और इज ससेप्टिबल टू मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका भी उस पर ठीक मतलब उससे भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा या उसको मेंटल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ऐसे मतलब क्रूएल्टी करना इस तरह से। फिर इसके बाद जो है सेक्शन हमारा 16 क्लॉज 4 बात करता है सेक्शन 18 के बारे में, बीन सफरिंग फ्रॉम ए वर्युलेंट एंड इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी,
ये भी एक तरह की जो है मेंटल डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है 5th पॉइंट बात करता है हैज़ 18 बीन सफरिंग फ्रॉम द वनरेबल डिसीज ऑन ए कम्युनिकेबल फॉर्म, मतलब वो ठीक तरीके से कम्युनिकेबल नहीं कर, बातचीत नहीं कर पा रहा है मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। फिर इसके बाद 6 पॉइंट बात करता है हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ड बाय एंटरिंग इन एनी रिलीजियस ऑर्डर की दिक्कत होना, इस तरह की प्रॉब्लम होना, ये सब मेंटल डिसीज से या मेंटल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। मेंटल क्रूअल्टी करना, किसी के साथ मेंटली क्रूअल्टी करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो चीज़ के बारे में कि वो ठीक तरीके से अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आर्टिकल सेक्शन 16 का क्लॉज 6 बात करता है हैज़ बीन हर्ड of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive। और इसके बाद जो पार्टी है जो मतलब उससे 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए वो क्या है नेचुरली मतलब ठीक तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहा, सुन नहीं पा रहा, अपने काम को नहीं सस्टेन कर पाया या ठीक तरीके से लाइफ नहीं जी पा रहा, तो उसे जो है मेंटल क्रूएल्टी में रखा गया है। फिर इसके बाद जो है डिसर्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिसर्शन मीन्स द डिसर्शन ऑफ ए पिटिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब बिना रीजनेबल कॉज के उसको डिसर्शन किया जा रहा है या उसका त्याग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर या क्रूअल्टी करना कहलाता है। फिर सेक्शन 27 इन द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बात करता है क्रूअल्टी के बारे में। इसमें भी डाइवोर्स से रिलेटेड केसेस में आता है जब किसी के साथ क्रूअल्टी की जाती है। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या बात करता है। सेक्शन 27 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें भी डाइवोर्स से रिलेटेड जो केस है उसमें क्रूअल्टी के बारे में बात की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट जो बात करता है सेक्शन 27 का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अलावा मतलब होते हुए एंड टू द रूल्स मेड देयर अंडर, जो रूल्स इसमें दिए गए हैं, ए पिटीशन फॉर डाइवोर्स में बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो पिटीशन होगी डाइवोर्स की वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जा सकती है, आइदर बाय द हस्बैंड और द वाइफ, या हस्बैंड या वाइफ के द्वारा, और साथ ही साथ इसके अलावा जो है फैमिली कोर्ट भी होते हैं उनमें, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट द रेस्पोंडेंट, जो ग्राउंड रेस्पोंडेंट के हों। फिर इसके बाद उसके जो ग्राउंड होंगे उस पर रेस्पोंडेंट अपना जवाब देगा। जैसे होता ही एलिगेशन लगने के बाद अनदर पार्टी के ऊपर वो लाइबिलिटी बनती है कि वो इसका रेस्पॉन्स दे। फिर रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं जिसे WS, वो फाइल की जाती है। फिर इसके बाद सेक्शन 2A हैज़, इसका जो सेक्शन 27 क्लॉज 1 सब सेक्शन 2 क्लॉज A बात करता है हैज़ आफ्टर द सॉलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज, शादी होने के बाद हैड वॉलंटरली, मतलब वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, किसी और पर्सन के साथ, अदर देन हिज और हिज हर स्पाउस, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ ऐसे रिलेशन मेंटेन करना, फिजिकल रिलेशन मेंटेन करना जो होता है, ये भी एक तरह की क्रूएल्टी में आता है। फिर इसके बाद ये भी क्राइम माना जाता है, एक मतलब ग्राउंड माना जाता है डाइवोर्स के लिए, कि डाइवोर्स केसेस के लिए ये ग्राउंड माना जाता है। फिर इसके बाद सेक्शन 27 स्पेशल मैरिज एक्ट का क्लॉज B बात करता है हैज़ डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के लिए कंटिन्यूसली डिजर्टेड किया गया है, त्याग किया गया है उसका, अभी त्याग किया गया है इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर, तो ये भी एक क्रूअल्टी का ही क्या बनता है, ग्राउंड बनता है। फिर इसके बाद सेक्शन 27 स्पेशल मैरिज एक्ट का क्लॉज C क्या कहता है ये देखते हैं हम क्रूअल्टी के बारे में। इज अंडर गोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, इसके लिए जो पनिशमेंट होगी वो 7 ईयर्स होगी, और मोर फॉर एन ऑफेंस एज डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड, जैसे कि सेक्शन 45, जैसे कि हमारा इंडियन पिनल कोड जो बात करता है क्रूएल्टी के लिए, वो उसमें पनिशमेंट दी गई है 3 ईयर्स और फाइन और या फिर दोनों। तो वो ये कह रहा है या तो वो भी हो सकती है, और अगर इस तरह का केस है जो कि डाइवोर्स के लिए ग्राउंड बनता है क्रूएल्टी का, अगर ये प्रूफ हो जाए तो 7 ईयर्स भी हो सकती है और मोर बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। सेक्शन 27 क्लॉज सेक्शन 27 स्पेशल मैरिज एक्ट का क्लॉज D क्या बात करते हैं ये हम देख लेते हैं। ये हैज़ सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रूएल्टी, मतलब शादी होने के बाद से ही वो उसके साथ क्रूएल्टी किए जा रहा है,
और 4E जो है क्लॉज इसका हैज़ बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, और उसकी वजह से जो मतलब उसके साथ मेंटल क्रूएल्टी हुई उसकी वजह से वो है वो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, या किसी भी तरह की जो है मेंटल डिसऑर्डर से वो ग्रस्त हो गया, और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, या फिर थोड़े टाइम के लिए वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया, और फॉर सच ए काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट, या फिर आगे भी रहा, दैट द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव, और जिसकी वजह से वो मतलब ठीक तरीके से अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है विद द रेस्पोंडेंट की वजह से। एक्सप्लेनेशन इन दिस क्लॉज, इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। मेंटल डिसऑर्डर जैसे मैंने अभी पीछे बताया उसके बारे में, इलनेस क्या होती है वो मैंने इसमें क्लियर की है। द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर से मतलब होता है मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मतलब माइंड जो है ठीक तरीके से वो नहीं कर पा रहा है, मतलब आगे जो बॉडी है उसको ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा है। फिजिको पैथिक डिसऑर्डर हो गया है, और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड हो गई है, एंड इंक्लूड्स स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। ठीक है, ये इस तरह के जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको साइंटिफिकल नेम मतलब लैंग्वेज में उसको स्किज़ोफ्रेनिया नाम दिया गया है। तो वो इस तरह की कंडीशन में आ गया, इस तरह की क्रूअल्टी होने के बाद, फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर क्रूअल्टी होने के बाद उसके साथ इस तरह की दिक्कत होने लगी, या अपनी लाइफ को वो ठीक तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहा है मेंटली डिसऑर्डर होने की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द पिटिशन द एक्सप्रेशन फिजिकोपैथिक डिसऑर्डर मीन्स परसिस्टेंस डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड। ठीक है, ये हमने पहले देख भी लिया है। हैज़ बीन, ये जैसे सेम हिंदू लॉ में डाइवोर्स के वो हैं ग्राउंड्स हैं, सेम ऐसी ही काफ़ी मतलब सिमिलर हैं क्रूअल्टी से रिलेटेड। वो जो सेक्शन 27 है स्पेशल मैरिज एक्ट वो भी बात करता है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट से मतलब क्या है वो ये भी हम देख लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं उनके ऊपर। जैसे एक पार्टी किसी और रिलीजन की होती है, दूसरी पार्टी किसी और रिलीजन से रिलेट करती है, तो उन लोगों के ऊपर उनके अपने पर्सनल लॉ लागू नहीं होंगे, उनके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा, उसी के अनुसार जो है वो लोग मैरिज करेंगे। तो आगे जो ग्राउंड दिए हुए हैं इसमें काफ़ी सिमिलर ग्राउंड है इसके डाइवोर्स के लिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है 1956 का, वैसे ही ग्राउंड क्रुएल्टी से रिलेटेड या डाइवोर्स से रिलेटेड जो ग्राउंड्स बनते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी दिए हुए हैं। लेकिन इसमें जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर होता है। जैसे कि एक पार्टी हिंदू है या दूसरी पार्टी ईसाई है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, या पहली पार्टी क्रिश्चियन है दूसरी पार्टी हिंदू है, कोई मतलब इस तरह की पार्टी अलग अलग रिलीजन को फॉलो करती है, मतलब हस्बैंड वाइफ में से या लड़की लड़का में से जब वो शादी करते हैं तो उन पे स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो उसमें जो है डाइवोर्स के ग्राउंड्स भी स्पेशल मैरिज एक्ट वाले ही लागू होंगे। ठीक है, इसके आगे जो ग्राउंड है स्पेशल मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स के ग्राउंड है वो जो है वो ये बताते हैं, इसमें जो वो दे रखी है पनिशमेंट दे रखी है वो देख लेते हैं। दैट देयर हैज़ बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब आगे उनकी शादी जो है ऐसी नहीं ठीक तरीके से चल पा रही है, नॉर्मली नहीं चल पा रही है एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिक्री, 1 साल से या जब वो डिग्री पास की जा रही है, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इन ए प्रोसीडिंग टू विच दे वर पार्टीज। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बन जाते के ग्राउंड बन जाते हैं। आज के जो टॉपिक है हमारा वो क्रुएल्टी से बेस्ड है, जो कि हम हमारे इंडियन लॉ में क्रुएल्टी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविज़न हैं तो वो आज हमने इसमें देखे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और साथ ही साथ कौन से और नए टॉपिक पे वीडियो बनानी है मुझे वो भी बताए, समय समय पर वो भी बताते रह कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।